हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बीकॉम फोर्थ सेम के मार्केटिंग मैनेजमेंट के लास्ट ईयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे भी डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी मैं शॉर्ट में बनाऊंगी, यानी कि आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगी कि बहुत ही ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा गप्पे मार सकते हो। और कुछ मेरी थोड़ी सी हेल्थ भी ख़राब है तो ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं रहेगी ये, बट आई प्रॉमिस कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फाइन मार्केटिंग कंसेप्ट, कि मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है, इसको इन डिटेल बताना है और वैल्यूएशन बताने हैं मार्केटिंग के कंसेप्ट के और इसकी फिलोसफीज। गाइस, फिलोसफी वाला क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आप लोग 2023 का क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, उसमें भी स्टेटमेंट कोई पेपर में आ रखी है जिसमें फिलोसफीज पूछ रहे हैं, और ये क्वेश्चन 2022 में आया था जो स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन दोनों का आंसर सेम ही है, बट वो स्टेटमेंट फॉर्म में आया था 2023 में और 2022 में प्रेजेंट जो आपको दिख रहा है। तो आप क्वेश्चन देख के प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग कंसेप्ट इज़ अ बिजनेस फिलोसफी जिसका मेन फोकस होता है कि उसने आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ या ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से कस्टमर की जो भी नीड्स हैं, कस्टमर की जो भी वॉन्ट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। कस्टमर क्या चाहता है हमसे, एक्चुअल में मार्केट में डिमांड क्या है, कस्टमर की क्या नीड्स हैं, कस्टमर क्या बाय करना चाहता है, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बेसिकली एक मार्केटिंग का कंसेप्ट है या फिलोसफी है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ पुटिंग द कस्टमर एट द सेंटर ऑफ ऑल बिजनेस, यानी कि सारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ ना कस्टमर के इर्द गिर्द घूमेंगी कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की नीड्स और वॉन्ट्स क्या हैं। इसका मतलब है कि कस्टमर को समझना मेन, देखो बेसिक लिखा हुआ है बिल्कुल ही। अब इसके वैल्यूएशन क्या है, मार्केटिंग के कंसेप्ट के लिए आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, इसके वैल्यूएशंस क्या हैं। पहले प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, यानी कि दिस वाज द अर्लीस्ट अप्रोच। अप्रोचेज भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, फिलोसफीज भी बोल सकते हैं, इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं, ये सभी पॉइंट्स को। ठीक है जी, दिस वाज द अर्लीस्ट अप्रोच वेयर बिजनेसेस, जो बिजनेसेस हैं मेन फोकस कहाँ करती हैं कि उन्होंने प्रोडक्शन पे, जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है उस पर फोकस करना है। अगर प्रोडक्ट बनेगा तभी तो वो बिकेगा, अगर प्रोडक्ट होगा ही नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा क्या बिकना है ना। तो सबसे पहले प्रोडक्शन ओरिएंटेशन होती है, फर्स्ट अप्रोच है। इसके अंदर उनका मेन फोकस होता है कि उन्होंने मैक्सिमाइज प्रोडक्शन करनी है और कॉस्ट जो है वो कम से कम करनी है। सेकंड अप्रोच क्या आती है, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। पहले प्रोडक्शन थी, सेकंड प्रोडक्ट। मार्केट्स बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, सो बिजनेसेस को जो उनका फोकस है वो शिफ्ट करना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे मेन फोकस उनको करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे बाज़ार में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मार्केटिंग में जो कम्पीट कर पाना आजकल हर किसी के बस की बात नहीं है। सो द आइडिया वाज टू क्रिएट द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट एंड अज्यूम करना कि कस्टमर नेचुरली वो चाहता है कि कस्टमर को वही प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो ये आता है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के अंदर। थर्ड आपकी अप्रोच क्या है कि सेल्स ओरिएंटेशन करनी, यानी सेल्स चेक करना। इन दिस फेज बिजनेसेस जो हैं ये रियलाइज़ करते हैं या सिंप्लीफाई हैविंग गुड प्रोडक्ट जो कि इनफ नहीं है। बिजनेसेस रियलाइज दैट सिंपली हैविंग, बिजनेसेस क्या सोचते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट है ना बस वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट की जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है क्वालिटी वाइज वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए। दे नीडेड टू एक्टिवली प्रमोट एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। ये क्या चाहते हैं, इनका मतलब मेन मोटिव क्या है कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, सेल्स टेक्निक्स का यूज़ करना है, एडवर्टाइजमेंट्स का यूज़ करना है, और इनका मेन फोकस रहेगा कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाय करे। ठीक है जी। फोर्थ अप्रोच क्या है, मार्केटिंग। पहले प्रोडक्शन की, सेकंड प्रोडक्ट की, थर्ड इन्होंने क्या किया, सेल्स ओरिएंटेशन की, फोर्थ मार्केटिंग पे फोकस करेंगे। दिस मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन थिंकिंग, कि आप मार्केटिंग में थिंकिंग जो है उसमें चेंज कर रहे हो। इंस्टीड ऑफ फोकसिंग सोलली ऑन प्रोडक्शन, सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस ना करके प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेल्स, बिजनेस बैलेंस टू प्रायोरिटाइज, अंडरस्टैंड करना एंड मीट करना कस्टमर्स की नीड को, कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना, उसमें चेंजेस करने। क्योंकि मार्केटिंग ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि आप मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हो कि कस्टमर आखिर में चाहता क्या है, कस्टमर किन चीज़ों को प्रेफरेंस दे रहा है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप एफर्ट्स अपने लगा रहे हो। फिफ्थ सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन, आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर रहे हो, तो आप हर एक अप्रोच के अकॉर्डिंग चेंजेस करोगे अपने प्रोडक्ट में। सिंपल फिलोसफीज़ कह सकते हो, वैल्यूएशन बोल सकते हो, मार्केटिंग कंसेप्ट के ऊपर सिंपल फिलोसफीज़ हैं इसकी। ठीक है, अब पेपर में कुछ क्वेश्चन आते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है मार्केटिंग के, स्कोप क्या है, डिफरेंस क्या है मार्केटिंग और सेलिंग का। तो करेक्टरिस्टिक्स और स्कोप में कुछ हद तक सेम पॉइंट्स भी आ सकते हैं, अलग भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ज़्यादा हेडिंग्स लर्न कर सकते हो देन आप डिफरेंट पॉइंट्स भी कर सकते हो। ठीक है, मार्केटिंग का मेन क्या भाई करेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला तो इसका मेन करेक्टरिस्टिक है कि इसका फोकस कस्टमर पे होता है। सेकंड, ये वैल्यू क्रिएट करता है, इसका मेन एम क्या होता है कि कस्टमर्स के सामने वैल्यू क्रिएट करना कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अगर एक बार आपने कस्टमर को गलत प्रोडक्ट दे दिया देन आपकी रेपुटेशन और वैल्यू दोनों कचरे में गई। थर्ड, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। फोर्थ,
एक्सचेंज, मार्केटिंग इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और आइडिया बिटवीन द बिजनेस एंड कस्टमर। जो बिजनेसमैन के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने उस प्रोडक्ट को जनरेट किया और वो गुड्स और सर्विसेज एक कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच में एक्सचेंज हुए ना। बिजनेसमैन ने प्रोडक्ट क्रिएट किया देन सेल किया, तो एक्सचेंज ऑफर। फिफ्थ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। मार्केटिंग में हम लोग एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाते हैं कस्टमर के साथ, ताकि कस्टमर हमारे पास लंबे समय तक टिका रहे। सिक्स्थ हम कम्युनिकेशन, अगर हम किसी दुकान पे सामान लेने जा रहे हैं और सेल्समैन को बात करने की तमीज़ नहीं है, देन उस दुकान पे कोई बंदा दोबारा जाना पसंद नहीं करेगा। सेवंथ अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि मार्केट जो है नए नए ट्रेंड रोज़ रोज़ लाती रहती है, कुछ ना कुछ नया मार्केट में आता ही रहता है। अगर आप एक ऐसे बिजनेसमैन बन जाओगे जो नई चीज़ों को अडेप्ट ही नहीं कर रहे, देन आप मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ये थे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। स्कोप भी कुछ ऐसे ही हैं कि आप कस्टमर को अंडरस्टैंड कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट्स में डे बाई डे डेवलपमेंट्स कर रहे हो, इंप्रूवमेंट कर रहे हो, प्राइसिंग देख रहे हो कि जितनी कम से कम आप रख पाओ उतनी आप कॉस्ट को मिनिमाइज़ करो, प्रमोशन कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, ये सब मार्केटिंग की टेक्निक्स हैं। आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना रहे हो, प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हो कि कस्टमर एक्चुअल में कौन से प्रोडक्ट को चाहता है, क्या उसकी नीड्स और वांट्स हैं। तो बेसिकली मार्केटिंग के ऊपर आप जितनी रिसर्च करोगे आप उतना कस्टमर को समझ पाओगे, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर पाओगे, देन सेल्स प्रमोशन सब आप हैंडल कर पाओगे। जब तक आपको मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, आपने मार्केटिंग रिसर्च नहीं की, तब तक आपके पास कुछ भी हाथ में मतलब कह सकते हैं ना बैटर ही नहीं है, तो प्रोडक्ट कहाँ से बनाएंगे, वो चीज़ है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि मार्केटिंग क्या और सेलिंग क्या है। मार्केटिंग में क्या होता है कि आप कस्टमर की नीड्स और डिज़ायर को देखते हो और उसी के अकॉर्डिंग काम करते हो। सेलिंग में कंपनी सिंपली प्रोडक्ट बनाती है और सर्विसेज। सेकंड, गोल, जो हमारी मार्केटिंग है उसका गोल क्या होता है कि वैल्यू क्रिएट करनी है कस्टमर के सामने, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। और जो हमारी सेलिंग है इसमें सेल्स को क्लोज करना, जनरेट करना, रेवेन्यू बढ़ाना सेलिंग है। मार्केटिंग में अप्रोच क्या होती है कि हमने लॉन्ग टर्म का कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करना है, और जो सेलिंग है शॉर्ट टर्म की आज मैंने सेल लगाई है, आज कस्टमर बाय करके चला जाए बस। सेल संडे को लगती है ना चौड़े बाजार में, कौन कौन जाता है कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, वो वाली सेल। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक ट्रांजेक्शन्स आप लिख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट इसका स्कोप क्या है मार्केटिंग का, ब्रॉड एंड इंक्लूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें ब्रॉड और प्रोडक्ट की डेवलपमेंट इंक्लूड होती है, जैसे कि प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर से रिलेशनशिप, एवरीथिंग। और जो सेलिंग है इसमें नैरो, छोटा, यानी कि थोड़ी देर का ही होता है ना। जो संडे वाली फड़ियाँ होती हैं वो आपको मंडे को नज़र नहीं आती, मंडे को वो एक ब्रांडेड शॉप में कन्वर्ट हो जाती है। संडे को क्या होता है कि वो शॉप के अंदर जो भी पुराना स्टॉक होता है वो बाहर निकालते हैं, सेल पे लगाते हैं, है ना। तो जो सेलिंग है नैरो और प्राइमरी फोकस इसका किसके ऊपर होता है कि इन्होंने डील को क्लोज करना है, ठीक है, मतलब सामान बेचना है एक तरीके से, सेलिंग। नेक्स्ट क्या है कम्युनिकेशन। मार्केटिंग में कम्युनिकेशन, आपके पास एजुकेशन इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप कस्टमर को एंगेज कर पाओगे। और सेलिंग में परसुएट एंड कन्वेंस कस्टमर, जैसे कि लेडीज़ लोग शॉपिंग करने जाती हैं और वहाँ पे सेल्समैन क्या बोलते हैं, ये कलर आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, देन आप सेलिंग कर, वहाँ पे सेल्स टेक्निक यूज़ हो रही है। फिफ्थ नेक्स्ट क्या है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम में क्या आता है, अगर मार्केटिंग है तो लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चलती है, और अगर आपकी सेलिंग है देन शॉर्ट टर्म की टैक्टिकल एग्जीक्यूशन होती है। एम्फेसिस क्या है मार्केटिंग में, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, कस्टमर लॉयल रहेगा आपके साथ। और सेलिंग में मीटिंग सेल्स टारगेट, जो टारगेट आपको आपके बॉस ने दिया कि आज के दिन में ये सेल हो जानी चाहिए, तो आपको वो रेवेन्यू जनरेट करके देना है किसी भी हाल में। ठीक है जी, आउटकम क्या आता है मार्केटिंग से, क्या आउटकम आता है कि कस्टमर रिटेन हो जाता है, यानी कि ब्रांड की लॉयलिटी, और लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर जो है वो कंपनी के लिए एसेट बन जाता है। लंबे समय तक कस्टमर वो कंपनी से कुछ ना कुछ बाय करता रहता है। बट इन अ सेल्स इमीडिएट सेल और रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, बाद में वो कस्टमर दिखेगा या नहीं दिखेगा, या वो दुकानदार दोबारा दिखेगा या नहीं दिखेगा, कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ इंटरमीडिएरीज। अब मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज क्या होते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज यानी कि मिडल मैन, जो एक रिटेलर का काम करते हैं बीच में, जिसको आप बोल सकते हो एक होलसेलर होता है, एक रिटेलर होता है, एक कस्टमर होता है, तो इंटरमीडिएरी को आप बोल सकते हो रिटेलर। ठीक है, तो मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज आर मिडल मैन और एंटिटीज़ जो हेल्प करती हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कस्टमर के पास जाने में। सो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में। अब वेरियस टाइप ऑफ इंटरमीडिएरीज कौन कौन से होते हैं, होलसेलर हो सकते हैं, कई रिटेलर्स ही आगे रिटेल करते हैं, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं जो घर घर जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एजेंट्स हो सकते हैं, ब्रोकर्स हो सकते हैं, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एजेंट्स हो सकते हैं। तो गाइज ये पॉइंट्स बेसिक हैं जो आपकी डेली लाइफ में भी आपको पता है कि यूज़ होते हैं, तो इनके अंदर आप इतनी गप्पे तो लिख सकते हो। मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज होती हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज होती हैं। तो आप लोग इन पॉइंट्स को एक बार अंदर से रीड कीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है। सिंपल है ये पॉइंट्स, वेरियस टाइप ऑफ इंटरमीडिएरीज की कौन कौन से मिडल मैन होते हैं, ठीक है, डिफरेंट बिजनेसेस के अकॉर्डिंग मिडल मैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। ये हम लोगों ने +2 में करा था, मार्केटिंग मिक्स बिजनेस स्टडी में, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, है ना, सेम वही क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन क्या है देखिए, पहले मार्केटिंग मिक्स
मिक्स क्या है और उसके वेरियस एलिमेंट्स क्या हैं। ये 2021, 2022, 2019 तीनों में आया हुआ है और 2023 में क्या पूछ रहे हैं, यही क्वेश्चन घुमा दिया, वेरियस वेरिएबल्स बताओ। वेरिएबल्स में भी आप एलिमेंट ही लिख सकते हो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब क्वेश्चन चेंज है, आंसर मत चेंज नहीं होगा, आंसर में वही आएगा, बट आप पेपर में छोड़ आते हो क्वेश्चन को। मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स इज़ लाइक अ रेसिपी दैट बिजनेसमैन यूज टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट, जिसका यूज़ बिजनेसमैन करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। जस्ट लाइक एक शेफ़ जो है इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करता है। अच्छा, मुझे इससे एक बात याद आ गई, परसों चौथ ना मैंने पता नहीं कौन सी वीडियो थी, एक बच्चे का कमेंट आया, दीदी आप पढ़ा रहे हो या कुछ कुक कर रहे हो? तो क्योंकि ऐसी एग्जांपल्स आ जाती है ना बीच में, इंग्रेडिएंट्स वाली, शेफ़ वाली, तो उसका कमेंट बड़ा प्यारा सा था कि दीदी आप क्या पढ़ाई करा रहे हो या साथ साथ कुकिंग कर रहे हो? तो वही है ना, थोड़े से आपके लिए इजी बनाने के लिए कंसेप्ट किया होता है। मेरे को यहाँ पे कोई नहीं, आप लोग एग्जांपल चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको ये वाली पसंद नहीं है तो आप गेमिंग वाली भी इंक्लूड कर लो एग्जांपल्स, वो तो आपके ऊपर है। जस्ट लाइक शेफ़ जो है, आप देख लो, ये कुकिंग वाली है। देन अगेन एग्जांपल, शेफ़ जो है इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करता है एक डिलीशियस डिश को क्रिएट करने के लिए। वैसे ही एक बिजनेसमैन या मार्केटर ब्लेंड करता है डिफरेंट एलिमेंट्स को एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। जैसे अगर हमें कुछ बनाना है या कुक करना है, उसके लिए एक एक इंग्रेडिएंट या नमक, हल्दी, मसाला सब ज़रूरी है ना। वैसे ही अगर आपको एक बिज़नेस करना है, उसका एक एक मतलब कह सकते हैं स्टेप ज़रूरी है। अगर आप प्रोडक्ट ही नहीं बनाएंगे तो आप प्लानिंग, जैसे हम करते हैं ना कि इसके 4 एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो एक के बिना दूसरा अधूरा है। आपको ये समझना है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है तो सबको देखना होगा। अब इसके एलिमेंट्स थोड़े से इंक्रीज़ हैं, 4 नहीं है, 4 से ज़्यादा हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन सबको पता है, ठीक है, कि इसमें प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट में क्या है कि हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या है, स्मार्टफोन, सर्विसेज जो भी हम लोगों ने प्रोवाइड करनी है। तो ये समझना होगा कि हमारे प्रोडक्ट में क्या फीचर्स होंगे, क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, क्या कस्टमर्स की नीड्स को वो पूरा करेगा। देन हम उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस डिसाइड करेंगे। देन हम प्लेस डिसाइड करेंगे कि ऐसी कौन सी जगह पे हमारा प्रोडक्ट जो है जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कौन सी जगहों पे ये बिकेगा। देन हम उसका प्रमोशन करेंगे ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग उसको बाय करने के इच्छुक हैं। ये नहीं है कि मुझे प्रोडक्ट कुछ और बेचना है और उसका प्रमोशन मैं गलत जगह पे करूँ, देन वो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो पीपल इंक्लूड होते हैं, जैसे कि जो भी प्रोडक्ट्स को डिलीवर करते हैं, कस्टमर्स तक सेल करते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद इसका जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये सारा सिस्टम बनता है, कस्टमर तक प्रोडक्ट प्रोवाइड पहुंचाया जाता है, तो ये भी प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड लास्ट, फिजिकल एविडेंस जो है, टेंजिबल एलिमेंट जो कस्टमर इंटरेक्ट करता है जब वो परचेज़ करता है प्रोडक्ट या सर्विसेज को। इसके अंदर इंक्लूड होता है पैकेजिंग, स्टोर का लेआउट या वेबसाइट का डिज़ाइन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिजिकल एविडेंस होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट उसी बंदे ने भेजा है, ठीक है जी। तो ये कुछ इसके एलिमेंट्स थे या बोल सकते हो वेरिएबल्स थे मार्केटिंग मिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन मार्केटिंग रिसर्च। अभी हमने ऊपर मार्केटिंग की, मैंने आपको बताया मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है। मार्केटिंग रिसर्च होती है कि आपको मार्केट के ऊपर रिसर्च करनी है कि मार्केट, कस्टमर की क्या नीड्स और वांट्स हैं, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर किस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहा है, कस्टमर मतलब कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, है ना, क्योंकि ट्रेंड डे बाय डे चेंज हो रहा है। तो सबसे पहला काम आप मार्केटिंग रिसर्च करोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स और बताने हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है? मार्केटिंग रिसर्च एक डिटेक्टिव का काम करता है। इसका प्रोसेस क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, एनालाइज करना कस्टमर के बारे में, कंपटीशन क्या है, मार्केट प्लेस में स्मार्टर डिसीजंस क्या लिए जा रहे हैं, जैसे एक डिटेक्टिव कलेक्ट करता है क्लूज़ को, ठीक है। सो बिजनेसेस ऐसे ही अंडरस्टैंड करते हैं कस्टमर को कि कस्टमर चाहता क्या है, कंपटीटर हमारा क्या कर रहा है, कैसे मार्केट चेंज हो रही है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि इसका मेन उद्देश्य क्या होता है मार्केटिंग रिसर्च का? कस्टमर, पहला उद्देश्य क्या है कि हमने कस्टमर को समझना है कि एक्चुअल में कस्टमर का दिमाग किस साइड जा रहा है। सेकंड, हमने मार्केट की पोटेंशियल देखनी है कि हमारा प्रोडक्ट जो हम बनाने की सोच रहे हैं वो मार्केट में उतरने के लायक भी है। ये नो मार्केट की पोटेंशियल कम है, मार्केट 2 करोड़ की है और हम 10 करोड़ का एस्टिमेट लगा रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। तो मार्केट की पोटेंशियल को चेक करना बहुत ज़रूरी है, एनालाइज करना ट्रेंड्स और कस्टमर्स को। थर्ड, एनालाइज करना कॉम्पिटिटर को कि क्या हम जो बना रहे हैं पहले ही तो नहीं मार्केट में आ चुका, तो उसका बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ पहले ही कोई इंसान कर चुका है, एक गलती अगर एक ने की तो आप उसको ना ही दोहराएं तो बेहतर है। ज़िंदगी इतनी बड़ी तो नहीं है ना कि एक ही गलती, हम हर गलती को एक बार एक्सपीरियंस करके देखेंगे। तो एक चीज़ जो हो चुकी है उसके अलावा कुछ हटके करेंगे तभी तो आप मार्केट में खड़े हो पाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडेंटिफाई करना कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आ रही हैं, क्या थ्रेट्स चल रहे हैं। उसके बाद इंप्रूव करना अपने डिसीजंस को, उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन में चेंजेस करने, जो भी आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है उसको करनी।
एंड यहीं पे ये क्वेश्चन भी होता है समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर, अब ये भी +2 में किया है कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है। अब इस पर भी आप बेइंतहा गप्पे मार सकते हैं अगर आप मारनी चाहें तो। सो एक्सप्लेन द स्टेप्स टू बी फॉलो इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, और इसके डिटर्मिनेंट्स भी पूछे गए हैं। तो कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया, आई थिंक आपको दिख जाएगा, हर क्वेश्चन के साथ मैंने लिखा है। सबसे पहले कस्टमर का बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द स्टडी ऑफ कि कैसे लोग चूज़ करते हैं कि उनको क्या बाय करना है, आपकी क्या नीड्स आती हैं तो आप कौन सी चीज़ बाय करने जाते हो, किस ज़रूरत की वजह से आपको कुछ बाय करना पड़ता है तो आप क्यों चूज़ करते हो कि मुझे यही बाय करना है। सो इट्स लुक इनटू व्हाट इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ये डिसाइड करने में मदद करती हैं कि मुझे स्पेसिफिक यही प्रोडक्ट चाहिए। चाहे वो आपकी नीड्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं, बहुत सारे आउटसाइड फैक्टर्स हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट पेड्स, तो आपको कौन सी चीज़ें हैं जो ये मतलब सजेस्ट करती हैं कि आपको यही स्पेसिफिक चीज़ बाय करनी है। सो व्हेन इट कम्स टू मेकिंग डिसीजन, कंज्यूमर जनरली फॉलो करता है कुछ स्टेप्स को। पहले तो वो रिकॉग्नाइज करता है कि उसको चाहिए क्या, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड। सेकेंड, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगा वो। थर्ड, वो एवेल्यूएट करेगा अल्टरनेटिव कि उस प्रोडक्ट से मुझे सस्ता भी कुछ मिल रहा है या वो प्रोडक्ट बेस्ट है, क्वालिटी किसकी अच्छी है, अल्टरनेट ऑप्शंस को भी चेक करेगा। फोर्थ, वो परचेज़ करने का डिसीजन बना लेगा कि मुझे परचेज़ करना है। पोस्ट परचेज़ इवैल्यूएशन, पोस्ट एक होता है प्री मतलब होता है कि ख़रीदने से पहले, पोस्ट होता है ख़रीदने के बाद। अब ख़रीद लिया, पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, आफ्टर परचेजिंग आप रिफ्लेक्ट करोगे वेदर यू मेड द राइट चॉइस कि आपने सही डिसीजन लिया या गलत लिया। तो आप यहाँ पे पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन करोगे, यानी कि उस प्रोडक्ट को टेस्ट करके देखोगे या यूज़ करके देखोगे कि उसके जो रिजल्ट्स बताए जा रहे थे वो एक्चुअल में आए भी कि नहीं। ठीक है, अब कंज्यूमर बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। पहला डिटर्मिनेंट है कि ये पर्सनल फैक्टर्स पे बेस होता है, यानी कि दीज आर द थिंग्स लाइक योर एज, जेंडर, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, आपकी इनकम क्या है। फॉर एग्जांपल एक टीनेजर है, टीनेजर माइट प्रेफर ट्रेंडी क्लोथ्स, वो क्या चाहता है, वो प्रेफर क्या करता है कि उसको ट्रेंडी क्लोथ्स ही बाय करने हैं। जबकि जो ओल्डर पर्सन है यानी कि बुजुर्ग इंसान है, वो क्या प्रायोरिटी करेगा कि उसको कंफर्टेबल कपड़े चाहिए। जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स को ही देखते हैं, वो क्या फैशन को देखते हैं या कंफर्टेबल को देखते हैं। तो थोड़े टाइम के बाद हम लोग भी वैसे ही हो जाएंगे कि कंफर्टेबल होना चाहिए जो चीज़ हम ले रहे हैं। आज के टाइम पे फैशन के चलते हम लोग ऐसे ऐसे क्लोथ्स ले लेते हैं या बहुत से लोग लेते हैं कि वो खुद ही कंफर्टेबल नहीं होते। तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट कंज्यूमर बिहेवियर का पर्सनल फैक्टर, कस्टमर को क्या वो प्रोडक्ट पर्सनली सेटिस्फाई करेगा, उसमें वो कंफर्टेबल रहेगा। सेकंड, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इसके अंदर इंक्लूड होता है मोटिवेशन, परसेप्शंस, बिलीव्स, एटीट्यूड, लर्निंग एक्सपीरियंस। फॉर इंस्टेंस इफ़ यू बिलीव सर्टेन ब्रांड, अगर आपको लगता है कि ये ब्रांड ही रिलायबल है, आपको इसी से बाय करना है, आपकी साइकोलॉजी क्रिएट हुई है कि यही अच्छा देता है, बाकी सब बेकार है, देन आप कहीं और नहीं जाओगे। थर्ड, सोशल फैक्टर, इसके अंदर जो आपके आसपास के लोग अराउंड हैं, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, कल्चर एक अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। आप उसी कल्चर के अकॉर्डिंग अपने लिए कुछ भी बाय करते हो, है ना। यू माइट बाय समथिंग बिकॉज इट्स पॉपुलर अमंग योर फ्रेंड्स, क्योंकि हमें उसने बता दिया कि ये चीज़ बहुत ट्रेंड में चल रही है या हमने मोस्टली लोगों को पहने वो देख ली तो हमारा मन करेगा कि ले लें, है ना। तो सोशल फैक्टर की कैसे माहौल में हम रह रहे हैं। अब हमारे लोकल अगर हम लोग पंजाब में देखें तो ट्रेंडी जो फैशनेबल क्लोथ्स हैं बहुत कम लोग वेयर करते हैं। नॉर्मल क्लोथ्स जो हैं, जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं, मोस्टली चाहे यंग यूथ ही है उसने भी नॉर्मल क्लोथ्स वेयर किए होते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेंडी क्लोथ्स कहाँ चलते हैं, बाहर कहीं, है ना। अगर कहीं ट्रैवल करने गए, कहीं घूमने गए, वहाँ पहनते हैं वो लोग, है ना। तो नॉर्मल अगर हम रह रहे हैं तो हमारी सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली कैसे माहौल है उसके अकॉर्डिंग ही होगी ना वो चीज़। फोर्थ, हमारा कल्चर, तो कल्चरल फैक्टर भी कंज्यूमर बिहेवियर को कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट इसमें आता है। उसके बाद आपकी इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं, एनवायरनमेंट कैसा है वो भी रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, वाई वी डू मार्केट सेगमेंटेशन, हम क्यों मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं, इसके बेसिस क्या हैं। गाइस जो इसके बेसिस है ना, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन 2022, 2020, आई थिंक 2019, 18 बहुत बार रिपीट हुआ है जो ये बेसिस हैं, तो ध्यान से सुनना। पहले तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। मार्केट सेगमेंटेशन इज़ लाइक डाइविंग अ बिग ग्रुप ऑफ पीपल इनटू स्मॉल ग्रुप। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें 50-60 बच्चे हैं, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया कि 5-5 का पेयर बना लो या 10-10 का पेयर बना लो, स्मॉलर ग्रुप्स बना दिए उनके सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे कि
ये बंदा कॉमर्स, ये बच्चे कॉमर्स के अलग आ जाएं, ये आर्ट्स के अलग आ जाएं, ठीक है, ये मेडिकल के एक साइड हो जाएं। तो हमने उनको ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया। अब ग्रुप वाइज डिवाइड करने के बाद हमने उनको सब्जेक्ट में, उनकी किस सब्जेक्ट में किस बच्चे की स्पेशलिटी है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। तो हम उनको स्मॉलर ग्रुप्स पे उनके सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स के बेस पे या नीड्स की बेस पे उनको डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड कर देंगे। वी डू मार्केट सेगमेंटेशन। हम पहले तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है, आई होप आपको क्लियर है कि डिवाइड कर देना एक बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल में, ठीक है। वी डू, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में था, ध्यान से देखिए, वाई। पहले तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन में पूछा एक्सप्लेन मार्केट सेगमेंटेशन। सेकंड, व्हाई वी डू मार्केट सेगमेंटेशन, कि हम क्यों मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। अब देखो सेकंड पॉइंट, वी डू मार्केट सेगमेंटेशन टू बेटर अंडरस्टैंड एंड सर्व डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर। हम क्यों मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं, ताकि हम लोग कस्टमर को अच्छे से समझ पाएँ। डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर होते हैं मार्केट में और उनकी डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, डिफरेंट चीज़ें चाहते हैं, सबकी नीड्स और वांट्स सेम नहीं होती हैं। सो नॉट एवरीवन वांट्स और needs the same thing. So by dividing people into smaller groups, businesses जो हैं easily define कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, ठीक है जी। इसके कुछ बेसिस हैं या वेज हैं जो मैंने आपको बताया था कि बेसिस इसके बार बार रिपीट होते हैं। तो पहला बेस क्या है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। दिस इज़ बेस्ड ऑन द थिंग, जैसे कि एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इसके बेस पे देखना कि वो बंदे की चॉइसेस, नीड्स और वांट्स क्या है, इसके अकॉर्डिंग उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देना डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग। सेकंड, साइकोग्राफिक, यानी कि जिस लोग का उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनकी बिलीव्स, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी कैसी है, इसके बेस पे उनको प्रायोरिटाइज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट, बिहेवियरल, उनका बिहेवियर कैसा है, जैसे कि इसके अंदर आती हैं कि उनका यूसेज क्या चीज़ें, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक यूथ, यंग एज के लोग हैं तो उनकी यूसेज किस चीज़ में ज़्यादा, किस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे, यूसेज रेट क्या होगा। अगर आज की यंग यूथ को देखें, उनकी ब्रांड लॉयल्टी क्या होगी, परचेज ओकेजन क्या होगी, क्या बेनिफिट्स दे के वो चीज़ को बाय करेंगे, बिहेवियर क्या होगा, हम बिहेवियर के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे कि किस चीज़ को कस्टमर प्रेफरेंस करेगा। फोर्थ, जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, दिस इज़ बेस्ड ऑन वेयर पीपल लिव और वर्क। इट कुड बी ब्रॉड एज टारगेटिंग कस्टमर इन अ पर्टिकुलर कंट्री, जैसे कि हम एक पर्टिकुलर कंट्री में कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं। सो जैसे कि सर्टेन नेबरहुड्स, फॉर इंस्टेंस कंपनी माइट सेल डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन हॉट क्लाइमेट्स वर्सेस कोल्ड क्लाइमेट। यानी कि अगर हम लोग देखें कि जहाँ पे लोग रहते हैं या लोग जहाँ पे काम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग अगर हम कस्टमर को टारगेट करें। अब ये बेस है एक जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन कि कस्टमर की जो नीड्स और वांट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग होगी, जहाँ पे माहौल में वो जैसे रहते हैं, एटमॉस्फेयर आले दुआले का या आसपास का जैसा भी होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करने हैं जो भी वहाँ का माहौल है। अगर हम लोग देखें जहाँ पे हम लोग कहीं जैसे पंजाब में है तो यहाँ गर्मी है, पर बाहर बहुत से देश हैं जहाँ ठंड है, तो आपको जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन देखनी है कि कहाँ पे वो बंदा रह रहे हैं, किस कंट्री के कस्टमर्स को हम अनालाइज कर रहे हैं। B2B सेगमेंटेशन, यानी कि अब आप एक होलसेलर हो, दूसरे होलसेलर को माल बेचना है, बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंटेशन। सो ये बेस हो सकता है इंडस्ट्री टाइप, कंपनी का साइज़ क्या है, जोग्राफिकल लोकेशन क्या है। सो ये हेल्प करेगा बिजनेसेस की कि उनको ऑफर करने में और उनकी जो भी स्पेसिफिक नीड्स हैं अदर बिजनेस की उसको फुलफिल करने में। तो ये कुछ इसके बेसिस हैं। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर है मार्केटिंग सेगमेंटेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, डिस्कस द वेरियस स्टेजेस। क्या वेरियस स्टेजेस हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, हाईलाइट करनी है इसके करैक्टरिस्टिक्स और डिस्कस द पॉसिबल मार्केट स्ट्रेटजीज़। मार्केट स्ट्रेटजीज़ क्या हैं वेरियस प्रोडक्ट्स की लाइफ साइकिल की। तो पहले तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करता है एक प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टेजेस को, क्योंकि एक प्रोडक्ट डायरेक्टली वो प्रोडक्ट नहीं बन जाता, वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के जाता है तब जाके वो प्रोडक्ट बनता है। पहले आता है वो प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन स्टेज। जब ये कब होता है, दिस इज़ व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज़ लॉन्च, जब एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है। सो इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है, क्योंकि जब एक प्रोडक्ट मार्केट में नया आता है उसकी सेल कम होती है, उसको बनाने की कॉस्ट हाई होती है और कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है क्योंकि वो नया लॉन्च हुआ है। सेकंड आती है ग्रोथ। पहले क्या थी, इंट्रोडक्शन स्टेज, अब इंट्रोड्यूस हो गया वो प्रोडक्ट मार्केट में। सेकंड अब आएगी उसकी ग्रोथ होने की स्टेज। हेयर द प्रोडक्ट स्टार्ट गेनिंग एक्सेप्टेंस, यहाँ पे अब जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में गया और धीरे धीरे कस्टमर्स ने उसके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस दिखाना शुरू किया, उसको बाय करना शुरू किया, सेल्स होनी शुरू हुई। तो धीरे धीरे अब इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि रैपिड सेल ग्रो होगी। जैसे ही सेल ग्रो होगी हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। जैसे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे और कॉम्पिटिटर खड़े होंगे
कि ये प्रोडक्ट बिक रहा है, अच्छा है तो हम भी बनाते हैं, ठीक है। थर्ड आएगी मैच्योरिटी स्टेज। अब सेल्स आपकी बहुत हाई पहुंच चुकी हैं, ठीक है। सेल्स पीक ड्यूरिंग दिस स्टेज, बट ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रही है, क्योंकि सेल्स अपनी पीक पे पहुंच चुकी हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल। तो अब यहाँ पे कंपटीशन जो है स्टेबल हो चुका है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स सेम प्रोडक्ट आपको ऑफ़र कर रहे हैं, कम प्राइस पे दे रहे हैं आपको। सेल तो आपकी बढ़ गई, पर प्रोडक्ट कम प्राइस पे मार्केट में मिल रहा है, तो कस्टमर आपके पास से क्यों खरीदेगा? प्रॉफिट कम हो गया, आपका जो प्रॉफिट्स है वो धीरे धीरे नीचे डाउन चला जाएगा, ग्रोथ जो है आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। एंड फोर्थ आता है डिक्लाइनिंग स्टेज। सेल्स स्टार्ट टू डिक्लाइन, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट और उसका अल्टरनेटिव, उसका डुप्लीकेट मार्केट में आ चुका है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ हैं कि ओरिजिनल को लोग डिक्लाइन कर देंगे, क्यों? क्योंकि वो महंगा है। सेकंड, कॉस्ट कटिंग, कंपनी जो है वो प्रोडक्ट का प्राइस कम करके मार्केट में उसको बेच रही हैं। और थर्ड, विड्रॉल, इवेंचुअली सेल्स जो है वो ड्रॉप हो रही हैं, तो प्रोडक्ट माइट भी डिसकंटिन्यू या प्रोडक्ट बंद हो जाएगा ओरिजिनल बनना, क्योंकि डुप्लीकेट आ चुका है। और डुप्लीकेसी इतनी ज़्यादा मार्केट में आ जाती है ना, जब आती है कि ओरिजिनल को जगह ही नहीं मिलती, ओरिजिनल टिक ही नहीं पाता वहाँ पे। तो ये था ये क्वेश्चन, आई होप आपको अब क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ अ न्यू प्रोडक्ट। एक न्यू प्रोडक्ट क्या होता है, इसके स्टेप्स क्या हैं, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। एक न्यू प्रोडक्ट होता क्या है कि आपने एक फ्रेश और ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाया जो आज से पहले कभी भी मार्केट में सेल नहीं हुआ। ये फिजिकल भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है, डिजिटली क्रिएट किया हुआ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए कि क्या स्टेप्स हैं इस प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए। अगर मुझे एक नई क्रिएटिविटी करनी है तो उसके लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं। सबसे पहले मेरे मन में एक आइडिया आएगा, आइडिया जनरेट होगा। आइडिया को मैं कुछ भी अब फीडबैक में जाके मार्केट उसके ऊपर रिसर्च कर सकती हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस देख सकती हूँ, कुछ भी। आइडिया जनरेट हुआ। सेकंड, आइडिया स्ट्रीम होगा, जैसे कि नॉट ऑल आइडियाज़ आर विनर्स। सभी आइडियाज़ ज़रूरी नहीं है विन करेंगे, तो आपको वो चेकआउट करना है कि वो आइडिया कैसा है, इवैल्यूएट करना कि ईच आइडिया बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक कि मार्केट डिमांड क्या है, अलाइनमेंट क्या है, कंपनी के साथ अलाइन भी कर रहा है कि नहीं कर रहा वो। थर्ड, कंसेप्ट की डेवलपमेंट और उसकी टेस्टिंग। वंस आपने नैरो डाउन कर लिया अपने आइडिया को, फ्लैश देम आउट इनटू डिटेल कंसेप्ट, उसके ऊपर डिटेल कंसेप्ट देखो, देन टेस्ट करो उसके कंसेप्ट को उसके पोटेंशियल कस्टमर के साथ। देखना है कि कस्टमर उसमें इंटरेस्टेड भी हैं, उसको बाय करना भी चाहते हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस को अनालाइज करो। गाइस देखिए पॉइंट बिल्कुल बेसिक है जिनके अंदर आप बहुत हद तक गप्पे मार सकते हैं। बिजनेस को आप अनालाइज करोगे, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करोगे। अब आपने प्रोडक्ट डेवलप यानी कि प्रोडक्शन कर लिया, आप उस प्रोडक्ट को टेस्ट करोगे। टेस्ट करने के बाद अब आप उसको प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज़ कर दोगे। कमर्शियलाइज़ करने के बाद आप सेट करोगे उसका प्राइस, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल वगैरह, एंड देन आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दोगे और उसको एवेल्यूएट करोगे। चेक भी करते रहना कि वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट। तो बिल्कुल सिंपल से पॉइंट्स है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको अलग से लिखना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोडक्ट की ब्रांडिंग क्या होती है। अब ब्रांड क्या है, आप लोग कितने ब्रांड्स के मतलब चीज़ें लेते हो, आपको ब्रांड पता होगा ना, तो बस वही है प्रोडक्ट की ब्रांडिंग। प्रोडक्ट ब्रांडिंग इज़ ऑल अबाउट क्रिएट एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करना या एक इमेज क्रिएट करना कस्टमर के माइंड में कि इस प्रोडक्ट की या इस ब्रांड की ये इमेज है, ठीक है। इट्स लाइक गिविंग योर प्रोडक्ट कि आपने अपने प्रोडक्ट को एक इमेज दे दी, एक पर्सनालिटी दे दी, ताकि वो मार्केट में स्टैंड आउट कर पाए, कंपटीशन को झेल पाए। जैसे कि अगर आप नाइक का नाम सुनेंगे, कोका कोला का नाम सुनेंगे, एप्पल का नाम सुनेंगे, तो आपके दिमाग में एक स्पेसिफिक इमेज है, एप्पल का ब्रांड है, उसका लोगो, उसकी इमेज आपके दिमाग में झट से आ जाएगी, कोका कोला की आ जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ब्रांड है, ये एक ब्रांडेड चीज़ है, ठीक है। सो ऐसे ही ब्रांडिंग काम करती है। अब ब्रांडिंग की स्ट्रेटेजीज़ क्या हैं कि किन तरीक़ों से आप ब्रांडिंग कर सकते हो। फर्स्टली ब्रांड नेम, कुछ यूनिक सा ब्रांड नेम रख सकते हो आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट का। देन आप लोगों की, क्योंकि ब्रांड नेम से ही आपकी पहचान होगी, वही आपकी रेपुटेशन होगी, वही आपके सारे काम करेगी। सेकंड, आप एक लोगो या विजुअल आइडेंटिटी बना सकते हो, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत मदद करेगी। थर्ड, आप अपने ब्रांड की पोजीशनिंग कर सकते हो, यानी कि आपको देखना है, डिटरमाइन करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अकॉर्डिंग फिट भी बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। आपको उसकी जो भी यूनिकनेस पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट्स करना है कि क्यों कस्टमर क्यों आप ही के प्रोडक्ट को चूज़ करे। तो डिफरेंट जो भी यूनिक चीज़ है उसमें आपको उसको हाईलाइट करना है। ब्रांड मैसेजेस, क्योंकि डेवलप करना है क्लियर कंपेलिंग मैसेज जो कम्युनिकेट करे आपके ब्रांड की वैल्यूज़ को, आपकी ब्रांड की पर्सनैलिटी को, जिसमें आपका स्लोगन इंक्लूड हो सकता है, कोई टैग लाइन हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज का आप यूज़ कर रहे हो इंक्लूड हो सकता है उसमें, ठीक है। आपको कोई भी टैग लाइन जैसे लगा सकते हो, या कोई स्लोगन होता है, बहुत से लोग स्लोगन का यूज़ करते हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। फिफ्थ, आप ब्रांड एक्सपीरियंस, एवरी इंटरेक्शन कस्टमर के साथ जो भी होगी आपके प्रोडक्ट की, वो री इन्फोर्स करेगी आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी को। इसमें जब भी आपका प्रोडक्ट
कस्टमर तक जाएगा, आपकी पैकेजिंग, उसका शॉपिंग एक्सपीरियंस सब कुछ मैटर करेगा। आपने अपने ब्रांड को कैसा कह सकते हैं कैसा प्रेजेंट किया है, बहुत मायने रखेगा। कुछ प्रोडक्ट्स की हम लोग शायद इंस्टा पे आपने पता नहीं रील देखी कि नहीं देखी, पैकेजिंग बहुत अच्छी करते हैं प्रोडक्ट्स की, पैकेजिंग की वीडियोस दिखाते हैं कि कोई उनको फर्स्ट ऑर्डर रिसीव हुआ और उन्होंने पैकेजिंग की, प्रोडक्ट 10 रुपये का होगा, पैकेजिंग इतनी मस्त होती है ना कि वो प्रोडक्ट को जब पैक करते हैं वो वीडियोज़ देख के भी मज़ा आता है। आई डोंट नो आपने देखी हैं कि नहीं देखी हैं वो रील्स, बट होता है ऐसा, लोग पैकेजिंग पे फोकस करते हैं। 6 क्या है, ब्रांड एक्सटेंशन। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो एक सक्सेसफुल है तो आप उसको एक्सटेंड अपने ब्रांड को कर सकते हो, न्यू प्रोडक्ट्स को ला सकते हो। जस्ट मेक श्योर करना कि जो भी न्यू ऑफरिंग है वो अलाइन हो आपके ब्रांड की वैल्यूज़ के साथ। ये ना हो आपकी ब्रांड पहले प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपकी ब्रांड की वैल्यूज़ कुछ और हैं, जब आपने न्यू लॉन्च किया तो पूरी मतलब कहानी बदल के रख दी आपने। और ब्रांड की जो लॉयल्टी है वो स्टे रहनी चाहिए, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं करोगे आप, क्योंकि ब्रांड जब तक लॉयल है कस्टमर तब तक आपके हैं। जब ब्रांड ने लॉयल्टी छोड़ी कस्टमर ने आपका हाथ छोड़ देना है। तो गाइस चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा यूनिट 2। एंड यूनिट 2 को इज़ मीन बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग, कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, कि प्रोडक्ट के प्राइस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ब्रीफ में बताने हैं हमने इसके मेथड्स और स्ट्रेटजीज़। पहले तो जी प्रोडक्ट का प्राइस होता क्या है। प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट प्राइसिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अ मॉनेटरी वैल्यू फॉर अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक मनी फॉर्म में वैल्यू को सेट करना, दैट इज़ प्रोडक्ट प्राइसिंग, कि हमने उस चीज़ की एक प्राइस सेट कर दी जो वो प्रोडक्ट के लिए रिलायबल भी है और उसको कस्टमर इजीली पे भी कर पाएगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कवरिंग कोस्ट, इसमें सिर्फ ये नहीं कि हम लोग कोस्ट कवर कर रहे हैं, इट्स ऑल्सो अबाउट रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, ओवरऑल मार्केट का डायनामिक क्या है। अब प्रोडक्ट प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसके प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप प्राइसिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट की, पहला ऑब्जेक्टिव है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ होगा। सेकंड, मार्केट शेयर लीडरशिप बढ़ेगी। कुछ बिजनेसेस जो हैं वो प्रायोरिटाइज करते हैं गेनिंग अ लार्ज मार्केट शेयर आवर इमीडिएट प्रॉफिट्स, वो दे में सेट लोअर प्राइजेस, वो जो है कम प्राइजेस को सेट करते हैं ताकि वो ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएँ, उनकी मार्केट में जो प्रेजेंस है उसको बढ़ा पाएँ, मार्केट शेयर लीडरशिप जो है उनकी इंक्रीज़ कर पाएँ। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन्होंने मार्केट में सरवाइव करना है। कंपटीशन भाई इस लेवल तक बढ़ चुका है ना, सक्सेस पानी आसान हो गई है, सक्सेस पे टिकना मुश्किल हो चुका है, तो वही सर्वाइवल मुश्किल हो चुका है। कंज्यूमर वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैन ऑल्सो बी गियर टुवर्ड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर। दिस इन्वॉल्व सेटिंग प्राइस दैट कस्टमर परसीव कि वो फेयर वैल्यू है उस प्रोडक्ट की, और बेनिफिट्स जो भी उसको उस प्रोडक्ट के मिल रही है, यानी कि कस्टमर को बेसिकली ये लगना चाहिए कि जो प्रोडक्ट का वो प्राइस पे कर रहा है वो सही प्राइस है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू के अकॉर्डिंग वो प्राइस बेस्ट है। कस्टमर को वो वैल्यू पता चलनी चाहिए कि आप इतने प्राइस में ये दे रहे हो तो एक्चुअल उसकी वो वर्थ है। प्रोडक्ट क्वालिटी परसेप्शन, थर्ड की क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है, कस्टमर को हर बार सेम क्वालिटी रिसीव होनी चाहिए, डिफरेंट क्वालिटी तो कस्टमर टूट जाएगा। अब इसके वेरियस मेथड्स क्या हैं प्राइसिंग के। पहले तो आप कोस्ट के बेस पे प्राइस डिसाइड कर सकते हो कि आपको किसी प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है। कोस्ट के बेस की कि आपको प्रोडक्ट जब आपने उसकी प्रोडक्शन की तो कितनी उसकी कॉस्ट आई, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस उसमें आप उसका प्रॉफिट जो भी रखना चाहते हो, सिंपली आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड से अपने कॉस्ट को प्राइसिंग को डिसाइड कर सकते हो। सेकंड, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, मार्केट में देख सकते हो कि उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस चल रहा है, कॉम्पिटिशन के बेस पे प्राइसिंग रख सकते हो। थर्ड, उसकी वैल्यू यानी कि उसकी क्वालिटी के बेस पे आप उसकी प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कितनी टॉप क्वालिटी है। फोर्थ, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ये स्ट्रेटजी में इन्वॉल्व होता है इनिशियल प्राइसिंग लो टू क्विकली गेन मार्केट शेयर। ओवर टाइम प्राइजेस क्योंकि इंक्रीज होते हैं, और इफ़ प्राइजेज में भी इंक्रीज वंस द प्रोडक्ट हैज़ एस्टैब्लिश इटसेल्फ इन द मार्केट, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्ट का प्राइस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और वो बढ़ने के बाद भी उस प्रोडक्ट को कस्टमर छोड़ नहीं रहा, तो एक क्वालिटी जो है मार्केट में उस प्रोडक्ट ने अपना जो एक कहते हैं ना पंजा बिछा लिया है। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग भी आप कर सकते हो क्योंकि आपकी मार्केट में अब रेपुटेशन बन चुकी है कि ये प्रोडक्ट कंपनी अच्छे ही लाती है, तो अब आप प्राइसिंग पेनिट्रेशन के बेस पे भी डिसाइड कर सकते हो। स्किमिंग प्राइजेज इन्वॉल्व हाई इनिशियल प्राइजेज टू कैपिटलाइज ऑन कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे अ प्रीमियम फॉर अ न्यू और यूनिक प्रोडक्ट, कि कस्टमर खुद चाहता है कि मैं प्रीमियम पे करूं उसके लिए कि मुझे यूनिक प्रोडक्ट चाहिए। प्राइजेस जो हैं वो लोअर भी हो सकते हैं टाइम के साथ, बट एट द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट प्राइजेस हाई होते हैं। नेक्स्ट,
बंडल प्राइसिंग इन्वॉल्व होती हैं जैसे आप सेवरल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ऑफर कर रहे हो एक ही प्राइस पे, कि आपको पूरा जैसे होलसेलर करते हैं ना कि 12 का पीस ही मिलेगा, तो अगर आप सिंगल प्रोडक्ट लोगे तो वो आपको महंगा पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी इनकरेज करता है कि कस्टमर उसको ज़्यादा क्वांटिटी को बाय करें ताकि उनको वो चीज़ सस्ती पड़े। 7th, आप साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कर सकते हो। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग यानी कि अगर कोई चीज़ 99 की, अगर आप 100 की कोई चीज़ सेल कर रहे हो और उसको एज अ साइकोलॉजिकली आप करना चाहते हो तो आप 99 बोलोगे उसका प्राइस या वहाँ लिख दोगे। तो एक साइकोलॉजी बनी होती है ह्यूमन की कि अगर 99 है तो वो सस्ता है और 100 है तो वो महंगा है, ठीक है। तो ये कुछ फ्यू एग्जांपल्स हमने देखी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट के प्राइस के डिसीजन के ऊपर असर डाल सकते हैं कि प्राइस ये नहीं होना चाहिए, इसके बदले कुछ और होना चाहिए। तो कुछ फैक्टर हैं। पहले तो कॉस्ट, पहला फैक्टर कि अगर हमने रॉ मटेरियल ला के जिसमें प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की उसकी हमें कॉस्ट ही ज़्यादा आई तो हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग का जो डिसीजन है उस पर बहुत तगड़ा असर पड़ेगा। अगर हमने मार्केट में जो कम्पीट हो रहा है हमारे प्रोडक्ट का डुप्लीकेट, उसने महंगे में तैयार किया है प्रोडक्ट, तो हम सोचो बेचेंगे कितने में उसको। सेकंड, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा कि उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है जिसको आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तभी तो आप प्राइसिंग डिसाइड करोगे। अगर डिमांड कम है तो आप प्राइसिंग कम रखोगे, अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइसिंग हाई होती है। थर्ड, कॉम्पिटिटर कितने हैं भाई मार्केट में। अगर तो हर दूसरी दुकान पे वो चीज़ मिल रही है तो डेफिनेटली उसका प्राइस लो रहेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फोर्थ, मार्केट की कंडीशन क्या है, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या लोग किस चीज़ को बाय कर रहे हैं, इन्फ्लेशन है, क्या है, मतलब लोग चीज़ें खरीदना ही नहीं चाह रहे हैं या क्या कर रहे हैं लोग, मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है। वैल्यू परसेप्शन क्या है, यानी कि द परसीव वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, कि कस्टमर की आंखों में आपके प्रोडक्ट की क्या औकात है। कस्टमर को पता चलेगा कि अगर ये प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है तो कस्टमर उसको ज़्यादा पे करके भी ख़रीदेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट की एक ब्रांड वैल्यू होती है। नेक्स्ट जो है प्राइसिंग को क्या इफेक्ट करेगा कि ब्रांड की इमेज क्या है, यानी कि अगर आप लोग देखेंगे अगर किसी ब्रांड की कोई इमेज है तो वो प्रोडक्ट महंगा सेल होगा, पर वही चीज़ अगर सेम कोई छोटी दुकान वाला बेचेगा तो वो सस्ती बिकेगी। पर ब्रांड का जब लेबल या टैग लग गया तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी, ब्रांडेड हो जाएगी। 7th क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशन जैसे कि प्राइस कंट्रोल, टैक्स, कहीं ना कहीं ये भी हमारे प्राइस को डिसाइड करने में हमारे ऊपर असर डालते हैं, प्राइसिंग की डिसीजन में कि प्राइस क्या होना चाहिए, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है, कुछ गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। 8th, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये भी कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन पे असर डालेगा कि प्रोडक्ट के क्या हमारे प्राइसिंग होनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थ्रू विच अ प्रोडक्ट इज़ सोल्ड कहीं ना कहीं हमारे प्राइसिंग को इफेक्ट डालेगा कि किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू हम लोग हमारे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जैसे कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या आ रही है, रिटेलर मार्कअप कितना कर रहे हैं, मतलब अपना प्रॉफिट कितना रख रहे हैं, चैनल्स कितना मार्जिन मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखते हैं किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट होती है तो क्या वो कंपनी वाले एडवर्टाइजमेंट खुद पल्ले से करते हैं, नहीं, उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर वैल्यू इंक्लूड होती है कि वो जो चार्जेस उसमें लगाए होते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के भी हैं। नेक्स्ट, कस्टमर सेगमेंट, डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स है मे हैव वेरी प्राइस सेंसिटिविटी और विलिंगनेस टू पे। बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ कस्टमर हैं यार, उनकी मतलब सेंसिटिविटीज़ होती हैं कि उनको कितना कुछ ज़्यादा पे कर देते हैं, कुछ कम पे कर देते हैं, कुछ मोल भाव करते हैं, ठीक है। तो कस्टमर की सेगमेंट के अकॉर्डिंग, या जैसे अगर आप किसी एरिया में प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अगर तो वो टॉप क्लास एरिया है तो आप उसमें थोड़ा प्राइस हाई भी चार्ज कर सकते हो, आपको पता है कस्टमर पे कर देगा। बट आप अगर किसी ऐसी जगह पे कर रहे हो जहाँ पे मजदूर वगैरह रहते हैं तो आपको पता है कि वो हाई पे नहीं करेंगे, तो आप पहले ही प्राइस कस्टमर के अकॉर्डिंग रखो ना, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्या है, सीजनेबिलिटी एंड टाइम। कुछ होता है ना, प्रोडक्ट के प्राइजेज जो होते हैं वो सीज़न के अकॉर्डिंग होते हैं, कुछ चीज़ें मौसम में सस्ती हो जाती हैं और बिन मौसम महंगी हो जाती हैं, तो सीज़न और टाइम के अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ों का प्राइस बढ़ता और घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, सिस्टमैटिक अप्रोच टू प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट की प्राइस की सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है। पहले तो आपको उसकी कॉस्ट को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, देन आपको मार्केट को एनालाइज करना होगा, देन आपको आपकी प्राइसिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना होगा कि इसके ये प्राइसिंग हो सकती है, देन आपको एक प्राइसिंग की स्ट्रेटजी बनानी होगी कि ये स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम प्राइस को मेंटेन रखेंगे। आपको फैक्टर इन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को चेक करना होगा क्योंकि ये भी आपके प्राइसिंग के डिसीजन को असर डालेंगे, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इंडस्ट्री क्या ट्रेंड कर रही है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एवरीथिंग। देन आप आपके प्राइसिंग को टेस्ट करोगे और अकॉर्डिंग टू अगर आपको लगता है कि इसको चेंज करना चाहिए तो आप उसको चेंज भी करोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, कंसीडर करोगे आप लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन को। अगर आप कोई भी प्राइस डिसाइड कर रहे हो तो आपको वो लॉन्ग टर्म मार्केट में अगर प्रोडक्ट को चलाना है तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने प्राइस को कंसीडर करोगे। ये नहीं है कि आज का मुनाफा देख रहे हो और कल के घाटे खा रहे हो, तो लाइफ टाइम देखना है
है आपने, रेगुलरली आपको उसको रिव्यू करना है और अपडेट होते रहना है कि हाँ इसमें ये चेंज आ रहा है, मार्केट की रिसर्च में ये नई अपडेट है, मोनीटर करना है। जो भी आपको लगता है कि उसमें फिर एडजस्टमेंट की ज़रूरत है आप उसको करें। इसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं कि प्रोसेस क्या है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, मार्केटिंग कम्युनिकेशन में क्या बैरियर्स हैं, फंक्शंस क्या है एक होलसेलर के। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का। मार्केटिंग कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, पहले तो आपको अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है कि किस ऑडियंस के सामने आपको मार्केटिंग करनी है। आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। सेकंड, आपको डिफाइन करना है कि उस ऑडियंस तक आपको क्या मैसेज पहुंचाना है। अब आप इतना लंबा चौड़ा लेक्चर तो नहीं ना दोगे, आप एक सिर्फ टैगलाइन बोल सकते हो या अट्रैक्टिव कुछ ऐसा प्रेजेंट करोगे कि कस्टमर का जो आपके कह सकते हैं टारगेट ऑडियंस है उसकी नज़र डायरेक्ट उसी पे पड़े। थर्ड, आप अपना चैनल चूज़ करोगे कि किसके थ्रू आपको मार्केटिंग कम्युनिकेशन या प्रमोशन कराना है। सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, डायरेक्ट मेल, अदर चैनल्स, बहुत सारे सोर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना कंटेंट क्रिएट करोगे कि क्या मैसेज आप ऑडियंस तक पहुँचाना चाहते हो, क्या मतलब कंटेंट होगा, इमेज होगी, वीडियो होगी, मल्टीमीडिया, कुछ भी फॉर्मेट में हो सकती है, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना कंटेंट चूज़ करोगे, फिर क्रिएट करोगे। देन आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपना कंटेंट ऑडियंस को, जो भी आपने चैनल सेलेक्ट किया उसके थ्रू। तो मेक श्योर करोगे कि आप राइट टाइमिंग का चूज़ करो कि किस टाइम पे जो आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो उस किस टाइम पे उस चीज़ की ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव होती है। सिक्स्थ, आप एंगेज करोगे, आप कुछ ऐसा बनाओगे अट्रैक्टिव सा कि जिस पे कस्टमर एंगेज कर पाए, आप उनमें उससे कस्टमर रिस्पॉन्ड करे, आपके क्वेश्चंस के आंसर करे, आपके साथ बातचीत करने का उसको मौका मिले, ठीक है जी। सेवंथ, आप अपना उसको इवैल्यूएट करोगे और उसको एडजस्ट करोगे, यानी कि मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ योर मार्केटिंग कम्युनिकेशन एफर्ट्स यूजिंग मैट्रिक्स लाइक रीच कितनी है, एंगेजमेंट कितनी आई उसके ऊपर, कन्वर्जन रेट्स कितने हैं। तो आप इस डाटा का यूज़ करके ये इवैल्यूएट कर सकते हो कि क्या काम कर रहा है, कौन सी चीज़ काम नहीं करी, कहाँ आपकी स्ट्रेटजी में गलती है। अब जब मैं अगर यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ ना, तो मुझे वहाँ पे ना एनालिसिस मिल जाते हैं मेरे यूट्यूब के चार्ट पे कि बट जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो के कौन से पार्ट को ज़्यादा देख रहे हैं, कहाँ पे वो वीडियो को स्किप कर रहे हैं, कहाँ पे उनको वीडियो में नींद आ गई, कहाँ पे, मतलब पूरा एक एनालिसिस मिलता है। तो मुझे पता चलता है कि कहाँ पे वीडियो में गलतियाँ हैं। तो ऐसे ही हम लोग जब मार्केटिंग करते हैं उसमें भी हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग रील्स इंस्टा पे डालते हैं, हम लोग देखते हैं ना कितनी रीच आई, कितने लोग उस पर एंगेज हुए, कितने लोग कन्वर्ट हुए, यानी कि उन्होंने हमारी प्रोफाइल पे विज़िट किया, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें एक एस्टिमेट लगाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन में था कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन करने में क्या बैरियर्स आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। पहले तो लैंग्वेज और कल्चर, अगर हम एक लैंग्वेज करेंगे तो डिफरेंट कंट्री में वहाँ पे वो दूसरी भाषा मतलब नहीं समझ पाएंगे। सेकंड, नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शन, अगर हम एज अ वॉइस कर रहे हैं तो जब आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, अगर मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूँ, पीछे से आपको थोड़ी बहुत नॉइसेज आ रही होंगी, बाहर से गाड़ियाँ निकल रही हैं, फ़ैन चल रहा है, तो थोड़ी बहुत नॉइज़ क्रिएट होती है। और ऊपर से मेरी हेल्थ ख़राब है, अदरवाइज़ मैं फ़ैन ऑफ करके वीडियोज़ बनाती हूँ आपके लिए। थर्ड, लैक ऑफ क्लैरिटी, कि आपके पास अब क्लैरिटी की कमी है। अगर आप अगर जैसे कोई मैसेज दे रही हो अपनी एडवर्टाइजमेंट और उसमें आपका मैसेज ही अनक्लियर है, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा कि ये ऐड किसकी थी, क्योंकि आजकल हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, स्टार्ट कहाँ से होती है वो एडवर्टाइजमेंट और ख़त्म कहाँ पे होती है, तो मैसेज क्लियर ही नहीं है कि वो किस चीज़ की ऐड है ना। तो लैक ऑफ क्लैरिटी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ट्रस्ट, कोई भी नया प्रोडक्ट है मार्केट में आ भी जाए, बहुत कम लोग हैं जो उसके ऊपर एक ही बार में ट्रस्ट कर लेंगे, ठीक है। लोगों को इशू होते हैं, अब आप में से बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, नए बंदे पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। परसेप्चुअल बैरियर्स कौन से होते हैं, जैसे कि लोगों का क्या परसेप्शंस हैं, बायस करते हैं लोग एक दूसरे के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बैरियर का काम करता है। जैसे कि प्री कंसीव्ड नोशंस या स्टीरियोटाइप्स या नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस किसी प्रोडक्ट या ब्रांड के साथ, कहीं ना कहीं ये उनको नेक्स्ट टाइम से वो चीज़ करने से रोकता है। कोई एक पुराना या कह सकते हैं बहुत गंदा एक्सपीरियंस किसी चीज़ से मिल गया ना, तो नेक्स्ट टाइम बंदा उस चीज़ को करने से डरेगा। एंड सिक्स, अगर आपने कुछ बहुत ज़्यादा ही ओवरलोड कर दिया किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे अगर मैं वीडियोस में बोलती रहती हूँ, इतना ओवरलोड कर देती हूँ आप लोगों को कि आधे बच्चे तो पूरी वीडियो ही नहीं देखते, तो बहुत ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि अकेली PDF ही मिल जाए, हम वीडियो क्या देखेंगे, है ना, हम खुद ही पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। कई बार टेक्नोलॉजी बैरियर्स भी आ जाते हैं, जैसे कई बार मैं वीडियोज़ अपलोड करने जाती हूँ और मेरा लैपटॉप ना थोड़ा सा कह कहते हैं कि हैंग सा हो जाता है, इंटरनेट कनेक्शन इशू हो जाते हैं, जबकि वाईफाई लगवा रखा है, तो बहुत से इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। अगर हम कुछ भी करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं हर काम में, ठीक है। अगर हम लोग प्रॉब्लम्स का आना पार्ट ऑफ लाइफ और उनमें से हंस के निकल जाना, ये एक आर्ट है, हर कोई नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, उनमें से निकलना कैसे है हमारे ऊपर है। कहीं जो सरकारी रूल्स हैं लीगली, ये भी कहीं ना कहीं एक रुकावटें होती हैं। पेपर वर्क वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिनको फॉलो अप करना पड़ता है।
सो आई होप आपको क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। अब फंक्शंस क्या है एज अ होलसेलर, फंक्शंस ऑफ होलसेलर हो अब आप, ठीक है। फंक्शंस क्या है, अब आप बल्क बाय करोगे। होलसेलर क्या करता है, बल्क में बाय करता है चीज़ें, परचेज गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर। वो एक बल्क में चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिसका उसको एडवांटेज भी होता है। वो उसको पर यूनिट की जो कॉस्ट है, अगर मैं क्वांटिटी कम खरीद के रॉ मटेरियल की उसको प्रोड्यूस करूँगी तो मुझे एक प्रोडक्ट महंगा पड़ेगा, बट मैं उसको बल्क में बाय कर लूँ रॉ मटेरियल को एंड देन प्रोडक्ट्स बनाऊँ, तो जो एक प्रोडक्ट मुझे 20 रुपये का पड़ेगा, अगर मैं वो बल्क में चीज़ें खरीद के बनाऊँ तो मुझे वो 8 या 9 रुपये में पड़ेगा। तो इट्स अ बेनिफिशियल थिंग, ठीक है। सेकंड, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, ये भी एक होलसेलर का फंक्शन है, जिसमें होलसेलर स्टोर करता है गुड्स को, जो भी उसने परचेज़ किए हैं वेयर हाउस में उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। ये एक फ्री अप स्पेस होती है मैन्युफैक्चरर्स के, रिटेलर्स के लिए, कि इंश्योर करना कि प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जब भी अगर उससे कोई प्रोडक्ट खरीदने आ रहा है, क्योंकि होलसेलर प्रोडक्ट आगे बेचता है। आई होप आपको क्लियर है। ब्रेकिंग बल्क, होलसेलर ब्रेक डाउन लार्ज शिपमेंट्स इनटू स्मॉल क्वांटिटीज़, जो भी रिटेलर को सुटेबल होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसको देता है। जैसे होलसेलर ने तो इकट्ठा ही 100 किलो कोई चीज़ लेके रख ली, पर रिटेलर इतनी थोड़ा लेगा, रिटेलर उसमें से 10-12 किलो ले लेगा या 8-10 ले लेगा। तो उसके जैसे रिटेलर के अकॉर्डिंग उसको स्मॉलर क्वांटिटीज़ में वो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बल्क को ब्रेक करके आगे रिटेलर्स को देता है होलसेलर। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक, होलसेलर जो है वो हैंडल करता है लॉजिस्टिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चरर्स टू रिटेलर जाते हैं उनके लॉजिस्टिक को हैंडल करता है, यानी कि वो कोऑर्डिनेट करता है शिपिंग, डिलीवरी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इंश्योर करने के लिए कि जो भी प्रोडक्ट हैं वो रिटेलर तक आराम से पहुंच गए हैं, टाइमली पहुंच गए हैं, सही सलामत पहुंच गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या फंक्शन है होलसेलर का, फाइनेंस एंड क्रेडिट, होलसेलर्स ऑफ्टन प्रोवाइड फाइनेंसिंग और क्रेडिट, उधार पे माल देते हैं ना होलसेलर, बस वही है ये पॉइंट, ठीक है जी। 6 क्या है, मार्केट इन्फॉर्मेशन, होलसेलर एक्ट करते हैं एज अ इंटरमीडिएरीज बिटवीन मैन्युफैक्चरर और रिटेलर। होलसेलर कौन होते हैं, जो फैक्ट्री से माल उठाते हैं और आगे रिटेलर तक पहुंचाते हैं, मिडल मैन का काम करते हैं होलसेलर। तो वही लिखा हुआ है, इनके पास पूरी मार्केट की इन्फॉर्मेशन होती है। प्रमोशन एंड मार्केट सपोर्ट, होलसेलर ऑफर करते हैं प्रमोशनल सपोर्ट और मार्केट असिस्टेंस रिटेलर्स को। दिस कुड इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, पॉइंट ऑफ सेल, डिस्प्ले, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। अब आप लोगों ने कभी देखा है कोई रिटेलर किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करे? नहीं करेगा। रिटेलर सीधा प्रोडक्ट होलसेलर से बाय करेगा एंड देन उसको डायरेक्टली सेल करेगा। बट जिस कंपनी ने उस प्रोडक्ट को बनाया है, या तो वो प्रमोशन करेगी या होलसेलर करेगा, 2 ही बंदे प्रमोशन करते हैं और दोनों की ही सपोर्ट रिटेलर को मिलती है, ठीक है जी। रिटेलर क्यों करेगा यार, उसने तो होलसेल से सामान लाया, वो तो सीधा बेचेगा ना कस्टमर को। एंड द लास्ट, रिस्क मैनेजमेंट, होलसेलर अज्यूम करता है कि कुछ रिस्क जो हैं एसोसिएट विद बाइंग एंड सेलिंग कुछ आते ही आते हैं। सो दे में ऑब्जर्व लॉसेज ड्यू टू चेंज इन डिमांड, क्योंकि कई बार उसने स्टॉक लेके रख लिया, डिमांड चेंज हो गई, वो माल उसका अंदर लग जाएगा, तो फ्लक्चुएशन इन प्राइस, डिफेक्ट, मतलब चीज़ें ख़राब हो, कहीं ना कहीं होलसेलर का काम क्या है कि उसने रिस्क को मैनेज करके चलना है किसी भी तरीके से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या होती है। अब आपको एडवर्टाइजिंग तो अच्छे से पता है, इसके ऊपर आप इतनी गप्पे लिख सकती हो ना कि आपको एडवर्टाइज करना है, क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं। एडवर्टाइजिंग का मीनिंग बहुत ईजी है, सोशल मीडिया, टेलीविजन, रेडियो के थ्रू आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, ठीक है जी। कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रख के एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। पहले तो आप एडवर्टाइजमेंट किसके लिए कर रहे हो, ऑडियंस के लिए, तो उसको ध्यान में रखोगे। फिर आपको उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, फिर वो कौन कौन से लोगों तक पहुंचनी चाहिए, फिर वो किस फॉर्मेट या कौन सी क्रिएटिविटी के थ्रू पहुंचनी चाहिए आपकी ऐड, उसकी टाइमिंग और शेड्यूल क्या होना चाहिए आपकी ऐड का, क्या कंपटीशन है उसके रिलेटेड, जो भी आपका प्रोडक्ट मीडिया चैनल पे आप शो कर रहे हो उसका क्या कंपटीशन है, क्या मेजरमेंट और क्या एनालिसिस कर रहे हो। अगर आपने कुछ प्रमोशन करवाया उस पर क्या रीच आई, क्या व्यूज़ आई, क्या लाइक्स आई, क्या कमेंट्स आए। देन ब्रांड एंड अलाइनमेंट, मेक श्योर करना कि जो मीडिया चैनल है आपने चूज़ किया अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, यू वॉन्ट योर एड्स टू अपेयर इन प्लेस दैट रिफ्लेक्ट पॉजिटिवली ऑन योर ब्रांड, कि यानी कि ब्रांड आप एक ऐसा चूज़ करो जो आपके प्रोडक्ट से मिलता जुलता हो, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको ऑडियंस मिले, ठीक है। अगर कोई ऐसा पेज है जहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह चलते हैं और मैं वहाँ पे अपने ब्यूटिशियन के प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाऊँ तो पता नहीं कितने लोग खरीदेंगे। बट अगर कोई फेमस ब्रांडेड ब्यूटिशियन के प्रोडक्ट्स हैं और वहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कराऊँ, मोस्ट प्रोबेबली लोग खरीदेंगे, क्योंकि उसके साथ बंदे ही वो जुड़े हुए हैं जो उन प्रोडक्ट्स को लेने में मतलब उनका उसमें इंटरेस्ट है कि वो उन चीज़ों को बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रांड अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एडवर्टाइजिंग कॉपी क्या होता है भाई। एडवर्टाइजिंग कॉपी क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं गुड एडवर्टाइजिंग कॉपी के। पहले तो एडवर्टाइजिंग कॉपी एक वो टेक्स्ट या एक वो वर्ड है जब आप कोई एडवर्टाइजमेंट करवाते हो और उसके ऊपर आप एक कह सकते हैं जो
क्लिक बैट नहीं लगवाते, यानी कि क्लिक बैट यानी कि कैची सी एक लाइन लिखवा देते हो भड़कीली सी, कि जिससे कस्टमर का ना ध्यान अट्रैक्ट होता है। वो वर्ड एक भी हो सकता है या एक लाइन हो सकती है, बट पूरी खबर को वो प्रेजेंट कर देगी एक लाइन। न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन होती है, वही चीज़ होती है एडवर्टाइजिंग कॉपी। एक वो टेक्स्ट या एक वो वर्ड जिसका एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करते हैं हमारे मैसेज को कन्वे करने के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग एलिमेंट्स दे सकते हो। पहले तो अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन, की एलिमेंट आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कैची हेडलाइन। उसके बाद आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, समझ आए सामने वाले को, बेनिफिट्स और उसके बताने हैं आपको, फोकस करने कि आप उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताओ। कॉल टू एक्शन यानी कि आपका क्लियर एंड कंपेलिंग कॉल एक्शन होना चाहिए दैट टेल पीपल कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, लाइक बाय नाउ करो या साइन अप करो, जो भी है आपको वहाँ पे कॉल अप एक्शन देना चाहिए कि कस्टमर आपसे जुड़ पाए। फिफ्थ, इमोशनल अपील होनी चाहिए। मोस्टली लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं आप लोगों से, सो अपील टू पीपल इमोशंस टू मेक अ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन। अगर आप स्टोरीज, ह्यूमर्स, एम्पैथी इसका यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो मैसेज है वो मेमोरेबल होगा कस्टमर के लिए। नेक्स्ट, आप रेलेवेंस, कस्टमर से रिलेट करके ही कुछ ऐसा ऐड बनाओ कि कस्टमर उससे रिलेट कर पाए, उसकी डिज़ायर्स, उसके पेन पॉइंट जो भी है उसको आप रिलेट करके कुछ क्रिएट करो। नेक्स्ट, ऑथेंसिटी एंड क्रेडिटेबिलिटी, बी ऑथेंटिक एंड बी क्रेडिटेबल इन योर कॉपी। Back up any claim you make with proof such as testimonials और statistic। जो भी आपने किया, ठीक है, जैसे कि आपने जो भी एडवर्टाइजमेंट की, आपने उसके जो भी स्टैटिक्स हैं उसको देखना है, उनके साथ ऑथेंटिक रहना है कि आपने जिस चीज़ के लिए पैसे इन्वेस्ट किए क्या आपको उससे कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। कॉन्शियसनेस यानी कि कीप योर कॉपी कॉन्शियस एंड टू द पॉइंट, अवॉइड यूज़ अननेसेसरी वर्ड्स जैसे कि इंफॉर्मेशन दैट वुड डिस्ट्रैक्ट। आपको ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है जो कस्टमर को डिस्ट्रैक्ट कर दे अपनी ऐड में। उसके बाद आप विजुअल्स अपील्स का यूज़ कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो उसके बाद, एंड उसको ऑप्टिमाइज़ करो कि क्या ऑडियंस कंटिन्यूली आ रही है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है आपकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एंड एक्स्ट्रा जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज़ इट जनरली बिलीव दैट मनी स्पेंड ऑन द एडवर्टाइजमेंट, एक प्रोडक्ट के ऊपर जो हमने मनी स्पेंड की ऑन इन्वेस्टमेंट वो, और जो फ्यू थिंग्स कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं तो वो हमारे पैसे वेस्ट है, उसके ऊपर आपको एक मतलब क्वेश्चन लिखना है। सो एडवर्टाइजिंग मीडिया वेरियस चैनल्स के बारे में बता दिया। अगर एडवर्टाइजिंग आप अब समझो कि एडवर्टाइजिंग जो आप करवा रहे हो वो एक एज अ इन्वेस्टमेंट है कि एडवर्टाइजिंग पे आपने पैसे लगाए, वो आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए, उससे एडवर्टाइजिंग से क्या होगा, आपकी सेल्स इंक्रीज़ होंगी, आपका ब्रांड बिल्ड होगा, कॉम्पिटिटिव एज बढ़ेगा आपका मार्केट में। और कुछ लोग कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, यानी कि बेफिजूल का खर्चा है। क्यों खर्चा बेफिजूल का है कि एडवर्टाइजिंग के बाद ना कुछ खास रिटर्न नहीं आती, पुअर रिटर्न्स, इनफेक्टिव मैसेजेस हैं। अगर आपकी एड्स बोरिंग हैं, कंफ्यूजिंग हैं, सो पीपल इग्नोर, लोग इग्नोर कर देंगे ना, सो लोग उन्होंने मतलब बंद कर देंगे। जितना अगर आप जैसे हम लोग कोई भी वीडियो चलाते हैं तो उसमें कोई भी ऐड आती है, हम उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है, तो लोग वैसे ही उसको शाउटिंग आउट कर देंगे, यानी कि स्किप कर देंगे। मिस एलोकेशन ऑफ फंड्स, पुटिंग टू मच मनी इन एडवर्टाइजिंग, और निगलेक्ट कर देना अदर इंपॉर्टेंट एरियाज़ को। अगर आप बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग यही करी जा रहे हो, बाकी चीज़ों पर आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करने की बजाय सारे खर्चे एडवर्टाइजमेंट पे लगा रहे हो, तो आपके फंड्स मिस एलोकेट हो गया, आपने सारा खर्चा तो उधर ही कर दिया, प्रोडक्ट पे क्या लगाओगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेरियस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या है, ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता यार, क्वेश्चंस इतने इजी है ना। एडवर्टाइजमेंट कहाँ से कर सकते हो, टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, कौन कौन से टाइप है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंटरनेट, आउटडोर बिलबोर्ड पोस्टर्स के थ्रू, डायरेक्ट सामने वाले को मेल कर दो, सोशल मीडिया पर जाकर प्रमोशन कर दो, ईमेल मार्केटिंग कर दो, आजकल बहुत चल रही है मेलें करके मार्केटिंग करना, मोबाइल एडवर्टाइजिंग कर दो, कितने तरीके हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट एडवर्टाइजिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑनलाइन मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है, नीड और एडवांटेजेस क्या है, ये नया चैप्टर ऐड हुआ है आपके सिलेबस में लास्ट ईयर। तो ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, अब इसके ऊपर भी आप जी तोड़ गप्पे मार के आ सकते हो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको क्या नहीं आता इसका सब कुछ, तो आज के टाइम पे आपकी फिंगर्स की टिप्स पे आपको सब पता है कि इंटरनेट पे क्या होता है, कैसे प्रमोट होते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल, अदर ऑनलाइन चैनल्स, बहुत चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब ऑनलाइन मार्केटिंग की ज़रूरत क्या है, ताकि हम लोग ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सकें, वाइड ऑडियंस रीच। सेकंड, क्यों ऑनलाइन मार्केटिंग की ज़रूरत है, क्योंकि 24 आवर 7 डेज़ ये अवेलेबल होती है, टारगेट ऑडियंस होती है, उसी तक हमारे ब्रांड का प्रमोशन होता है, कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ती होती है, मेजरेबल रिजल्ट्स जो आते हैं हम उसको मेजर कर पाते हैं, चेक कर पाते हैं कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अब ऑनलाइन मार्केटिंग के एडवांटेजेस क्या है, अगेन वही है, देखो ग्लोबल रीच होती है, कॉस्ट कम आती है, टारगेट एडवर्टाइजिंग कर पाती हैं, फ्लेक्सिबल होती है, 24 आवर 7 ब्रांड की विजिबिलिटी होती है, यानी कि हमारा ब्रांड भी कहीं ना कहीं प्रमोट होता है, पर्सनलाइजेशन होती है। सिंपल क्वेश्चन, इससे मैंने देखा ही नहीं सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोशल
सोशल मीडिया मार्केटिंग, स्पेक्यूलेशन बाइंग, और ये छोटे छोटे 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो 2023 में कहीं आए थे पेपर में, तो मैंने PDF में इन्वॉल्व कर दिया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। आपको पता है, कंटेंट क्रिएट करना, फॉलोअर्स का एक बेस बिल्ड करना, ठीक है, एंगेजमेंट बनाना, इंटरेक्टेड रील्स क्रिएट करना, सोशल मीडिया तभी चलता है, प्रमोशंस करना, ऑफर्स करना, एडवर्टाइजिंग करना। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं गाइस। आई होप आप लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो खुद पढ़ ही सकते हैं। स्पेकुलेशन बाइंग, आपको पता है कि जैसे आप लोग कुछ बाय करते हैं, समवन बाय एन एसेट लाइक स्टॉक, कमोडिटीज़ या रियल इस्टेट, कि इस होप के साथ कि भाई वो मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट दे के जाएगा। स्पेकुलेशन का मतलब पता क्या होता है? सट्टा लगाना, गैम्बलिंग का भाई है स्पेकुलेशन, ठीक है। तो आप लोग इस होप से किसी चीज़ में पैसे लगा रहे हो कि जैसे मतलब मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ये सोच के कि आज ये बहुत कम दाम पे मिल रही है, मैं ले लेता हूँ, 4 साल बाद प्राइस बढ़ेगा तो मैं सेल कर दूँगा। स्पेकुलेशन, उसको कम पे मैंने बाय किया, ठीक है, एक्सपेक्ट किया कि प्राइस बढ़ेगा, सेकंड पॉइंट उसको हाई पे मैंने सेल किया। इसमें डेफिनेटली रिस्क इन्वॉल्व है क्योंकि प्राइस नीचे भी जा सकता था। शॉर्ट टर्म पे मैंने फोकस किया कि जितनी जल्दी प्राइस बढ़े और मैं बेच के निकलूँ। लीवरेज और मार्जिन मैंने इंक्लूड किया, कम पे खरीदा, हाई पे बेचा, मेरा मार्जिन उसमें इंक्लूड था। सिंपल से पॉइंट है। अब प्रमोशन का मार्केटिंग प्रोडक्ट में क्या रोल है? प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का पता चलता है कि ये भी प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है। इंटरेस्ट जनरेट करता है लोगों का, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आती है तो हमें पता चलता है कि हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है। परचेज़ को इंकरेज करता है, ब्रांड की लॉयल्टी को कहीं ना कहीं ये बिल्ड करता है और डिफ्रेंशिएट करता है, यानी कि हमारे प्रोडक्ट को बाकी कंपनीज़ के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करके बताता है कि बाकी कॉम्पिटिटर से हमारा प्रोडक्ट क्यों अच्छा है। और इन्फॉर्मिंग अबाउट चेंजेस, हमें चेंजेस के बारे में इन्फॉर्म करता है। सो गाइज़, ये थी ओवरऑल हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने देखे पूरे मार्केटिंग मैनेजमेंट के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। मैंने बहुत ऊपर से समझाने की कोशिश की है, ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं गए हैं, बट आई होप आप लोग कर लोगे। ये बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, आपकी डे टू डे लाइफ से मिलता जुलता सब्जेक्ट है, तो आप इजीली कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो इनफ रहेगी। बाकी देखते हैं क्या कमेंट्स आते हैं, आप लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं इसके ऊपर। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे आप लोगों से हम आपकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।